नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लेकर आया हूं कक्षा 11 का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है समुच्चय। यह वो टॉपिक है जो आपकी आने वाली हायर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमें पढ़ना है समुच्चय और समुच्चय के गुण और समुच्चय के प्रकार, उनके बारे में ही इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सीधे समुच्चय के बारे में। अपने पास में है समुच्चय मतलब सेट, दिया हुआ है अपने पास सेट। अब समुच्चय होता क्या है? समुच्चय होता क्या है? समुच्चय का सिंपल मतलब है कि कलेक्शन। समुच्चय का सीधा मतलब क्या है? कलेक्शन, मतलब कि हमें संग्रह करना है। हमें क्या करना है? संग्रह करना है, चाहे वो किसी वस्तु का हो या चाहे किसी अवयव का हो। वस्तु भी हो सकती है, अवयव भी हो सकती है, चाहे कोई सदस्य हो। मतलब जो हम इसके अंदर जो भी चीज़ें लेंगे उसको वस्तु भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं और सदस्य भी बोल सकते हैं। उन सभी का हमें क्या करना है? कलेक्शन। उन सभी को एक साथ लाना है, तो उसको मिलाकर क्या बोलेंगे? समुच्चय। जैसे हम कहीं पर कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने उसका सेट खरीदा, मतलब उसके अंदर कुछ अवयव शामिल है, उसके अंदर कुछ सदस्य या वस्तुएं शामिल है। तो हमें वही पढ़ना है कि वस्तुएं हैं, उन सभी को अगर कलेक्टिव रूप में रखे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? समुच्चय बनता है। उसको हमारे पास क्या बनता है? समुच्चय। अब वो वस्तुएं होनी कैसी चाहिए? वो वस्तुएं हैं वे होनी कैसी चाहिए? तो वो होनी चाहिए सुपरिभाषित। कैसे होनी चाहिए? सुपरिभाषित। यहाँ पर सुपरिभाषित का मतलब ये है कि वे वस्तुएं किसी अगर दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष अगर हम पढ़े तो उनके अंदर कोई भी परिवर्तन न आए। दूसरे व्यक्ति के लिए भी वस्तुएं वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो अगर हम समुच्चय के बारे में पढ़ें तो समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह मतलब हमें वस्तुओं का क्या लेना है? संग्रह लेना है, मतलब उनको कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? सुपरिभाषित। यहां पर सुपरिभाषित का मतलब ध्यान रखना, अन्य व्यक्ति के सापेक्ष ना बदले। अन्य व्यक्ति के सापेक्ष नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है अपनी जगह और उस संग्रह को देखता है तो भी वो संग्रह बदलना नहीं चाहिए। वो संग्रह वैसा का वैसा रहना चाहिए। तब उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। अगर बदल जाए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है उस संग्रह को देखता है तो उसके लिए वो संग्रह अगर दूसरा रूप ले लेता है तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। तो सेट किसको बोलेंगे? कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए जो हर व्यक्ति के लिए समान रहे। व्यक्ति परिवर्तित हो तो उस संग्रह के अंदर कोई भी परिवर्तन न आए। जैसे सेट को लिखने का अपने पास तरीका होता है। सेट का मतलब कुछ अवयव लिखने हैं, कुछ सदस्य लिखने हैं। तो वो सदस्य है जिनको हम लिखेंगे तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। मंजिला ब्रैकेट होता है, मंजिला कोष्ठक है, इसका हमें क्या करना है? यूज करना है। अब जो भी अवयव लिखोगे वो इसके अंदर अवयव लिखने हैं। सारे अवयव है वो इसके अंदर आएंगे, इसके बाहर कोई भी नहीं। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं लिखी हुई है, इनका मेरे पास कलेक्शन है। इन 5 संख्याओं का मेरे पास क्या है? कलेक्शन है। मैंने इसको मंजिले कोष्ठक में लिख दिया। जैसे ही मंजिले कोष्ठक में लिखा, अब ये मेरे पास क्या है? समुच्चय है। अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति आएगा और इन संख्याओं को देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये क्या है? 1 2 3 4 5। क्या इस व्यक्ति के लिए बदली है? ये उस व्यक्ति के लिए भी संख्या सेम ही रहेगी, उसके लिए भी बदलने वाली नहीं है। अगर मैंने कहा एक मेरे पास सेट है A E I O U, ये मैंने लिखा A E I O U, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके मैंने क्या लिखे हैं? स्वर लिखे हैं, वॉवेल्स लिखे हैं। A E I O U। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो भी वो इनको यही तो पढ़ेगा, A E I O U। पूछेंगे क्या है तो वो यही कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, कि
अंग्रेजी के वॉवेल्स है हमारे पास, तो उसके लिए भी ये समान रहेंगे, उसके लिए भी ये बदलने वाले नहीं है। तो इनको बोलेंगे हम समुच्चय। ये अपने लिए क्या कहलाएंगे? समुच्चय। इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों की बात की गई है, मुझे कहा गया कि आपके क्रिकेट के अंदर पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं, तो मैंने लिखा मुझसे 4 खिलाड़ी पूछे थे, मैंने 4 खिलाड़ी ये बताए। अब कोई और व्यक्ति होगा, उससे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए जो पसंदीदा खिलाड़ी होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उसके लिए भी ये सेट का मान अलग आ जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने अलग नाम दिए। किसी और व्यक्ति से पूछा गया तो उसके पसंदीदा खिलाड़ी ये थे। क्या दोनों के लिए मान एक समान आ रहा है? जो इसके अंदर अवयव है वो ही इसके अंदर है क्या? नहीं, अवयव परिवर्तित हो गए क्योंकि व्यक्ति बदले हैं। तो व्यक्ति बदलने से अगर समुच्चय के अवयव भी बदल जाए, व्यक्ति बदलने पर जो अंदर वाले जो अवयव है वो भी बदल जाए, तो वो समुच्चय नहीं है। मतलब जो कलेक्शन था अपने पास 4 खिलाड़ियों का, अपने पास 4 खिलाड़ियों का क्या था? कलेक्शन। अगर वो व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है, व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है, तो वो अपने समुच्चय नहीं है। और अगर व्यक्ति के हिसाब से भी समान रहता है, चाहे कितने भी व्यक्ति है, उसके अंदर जो अवयव है वो समान ही रहेंगे, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? समुच्चय। तो जो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में कुछ बातें कि उसको दर्शाते हैं मंजिला कोष्ठक के अंदर, और कोई भी समुच्चय है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे इसको हम ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, ये सी और डी। अब ये समुच्चय है या नहीं है वो हमें पता है कि ये वाले समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बात क्या लिखी थी हमने कि मेरे पसंदीदा 4 खिलाड़ी, किसी व्यक्ति के पसंदीदा 4 खिलाड़ी, तो व्यक्ति के अनुसार वो बदलते रहेंगे। तो इनको हमने नाम दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि ये समुच्चय नहीं है। हमें कहा कि सी बराबर ये दिया गया है, डी बराबर ये दिया गया है, उनके बारे में कहा गया है कि पसंदीदा 4 खिलाड़ी, तो हम कहेंगे ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो पसंदीदा 4 खिलाड़ी है वो व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहेंगे। अब जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक की जो संख्या है वो हर व्यक्ति के लिए समान रहेगी, और ए ई आई ओ यू मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो ये भी हर किसी व्यक्ति के लिए समान ही रहेंगे, तो ये हमारे कहलाता है समुच्चय। अपने पास कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं। अपने पास कुछ स्टैंडर्ड सेट भी है, हमें वो भी पढ़ने हैं कि स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स मतलब कि सुपरिभाषित संग्रह होगा कि उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो भी अवयव है वो बदलने वाले नहीं है, व्यक्ति के अनुसार बदलेंगे नहीं, मतलब वो पहले से ही सेट है, वो क्या है? सेट ही दिए हुए हैं। अब वो स्टैंडर्ड होता है मतलब मानक रूप होता है उनका, उनका क्या रहता है? मानक रूप, जो हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे कहीं पर भी पढ़ो वो सब जगह समान रहेंगे। तो स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से हैं? एक तो होता है एन, एक होता है डब्ल्यू, क्यू, जेड, आर। मुख्य रूप से हमें केवल यही स्टैंडर्ड सेट पढ़ने हैं, जहाँ पर एन होता है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का
समुच्चय। W मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या का समुच्चय। Q मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय। Z पूर्णांकों का समुच्चय। और R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये होते हैं अपने पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स कि अपने पास प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है जिसको कैपिटल N से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है जिसे W से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या का समुच्चय है जिसे Q से दर्शाते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय है जिसे Z से दर्शाते हैं, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसे R से दर्शाते हैं। अब कभी कभार इनके साथ प्लस भी होता है, जैसे प्राकृत संख्या है ये तो प्लस वाली होती है सारी एक से बड़ी, तो इसके लिए तो कभी भी प्लस माइनस नहीं आएगा। अब पूर्ण संख्या ये भी 0 से स्टार्ट और प्लस वाली संख्या, तो इसके लिए भी प्लस माइनस नहीं आएगा। अब Q, Z और R इनके साथ में प्लस और माइनस आ सकता है। अगर Q के साथ में प्लस है, Q के साथ में क्या है प्लस, इसका मतलब कि परिमेय संख्या का समुच्चय लिखना है, लेकिन वो परिमेय संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर लिखा है Q माइनस, इसका मतलब कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखना है, लेकिन परिमेय संख्या कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। Z प्लस लिखा है, इसका मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, लेकिन पूर्णांक भी धनात्मक, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है। Z माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। R प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। R माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या। कभी कभार इनके साथ में 0 भी आ जाता है, जैसे लिखा हमने Q 0, Z 0, R 0। इस 0 का मतलब क्या है कि हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखना है, लेकिन 0 को छोड़ना है। पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है, लेकिन 0 को छोड़ना है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, लेकिन 0 को छोड़ना है। तो ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सेट। अगला है समुच्चय और उनका निरूपण कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। अपने पास कोई भी समुच्चय अगर है तो उसको लिखने के दो तरीके हैं कि समुच्चय को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो समुच्चय को लिखने के लिए अपने पास दो तरीके मौजूद है। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब ये दोनों होते क्या है वो अभी हमें पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी समुच्चय है उसको अगर हमें दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए दो विधियां काम में लेते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो रोस्टर रूप मतलब सारणीबद्ध, मतलब एक सारणी के रूप में लिखना है। अपने पास जो भी अवयव होंगे उसको मंझले ब्रैकेट में तो लिखोगे ही, चाहे रोस्टर रूप हो या समुच्चय निर्माण हो। अगर समुच्चय है तो उसको मंझले कोष्ठक के अंदर तो लिखना ही है। अब अंदर किस प्रकार से लिखना है कि अंदर सारणीबद्ध रूप से, मतलब एक सीधी लाइन के रूप में। जैसे जो अंक दिए गए हैं, जो अवयव दिए गए, जो सदस्य दिए गए हैं, उनको अगर हम डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिखे, तो वो तो हो जाता है अपना रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और समुच्चय निर्माण रूप मतलब अगर उसके गुण को लिखे सारणी के अंदर, कि पूरे अवयव नहीं लिखते हम, केवल उन अवयवों का क्या लिखते हैं, गुण, तो वो अपने पास हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप। पहला हम पढ़ेंगे रोस्टर रूप। जैसे मेरे पास समुच्चय है ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास पहले से ही रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ये पहले से ही किस रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में। क्यों? क्योंकि जो अवयव थे वो मैंने डायरेक्ट के डायरेक्ट लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर। तो ये रूप कहलाता है रोस्टर, कि जब आप मंझला ब्रैकेट बनाते हैं
और जो अवयव है उन अवयवों को सीधे अंदर लिख देते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। जो बात कही गई थी उस बात को अवयवों के रूप में बदल के अगर अवयव लिखे तो वो अपने पास क्या हो जाता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ध्यान रखना, इन अवयवों को अगर हम आगे पीछे लिखे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समुच्चय के अंदर जो अवयव है उनका क्रम आपस में बदल देते हैं तो कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता, वो समुच्चय समान रहता है। अगर मैं एक समुच्चय ये लिखता हूँ और दूसरा इसके अंदर ए के बाद में ओ लिखता हूँ, फिर ई, फिर यू, फिर आई, तो भी ये दोनों समान रहेंगे, क्योंकि अवयवों का क्रम बदलने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अवयव को रिपीट नहीं करना है। समुच्चय के अंदर प्रत्येक अवयव केवल एक बार आता है, एक से अधिक बार नहीं आएगा। मतलब अवयव की रिपीटेशन नहीं करनी है और अवयव की सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। और अंदर जो भी अवयव लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जो समुच्चय होता है उसको दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मंजिला कोष्ठक भी लगाना अति आवश्यक है। अगर मंजिला कोष्ठक नहीं लगाते हैं तब तक ये सेट नहीं है। तो ये मेन बातें हैं कि समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे स्मॉल लेटर में। तो ये हो गया अपने पास रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब इसी बात को अगर समुच्चय निर्माण रूप से लिखें, ए बराबर क्या लिखो, ए बराबर क्या लिखोगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये जो भी है वो सारे अवयव है। हमने माना कि ये सारे x के मान हैं। किसके मान है, x के। तो यहां से जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, x का आएगा। जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, x का आएगा। तो हमने लिखा x, उसके बाद हमने लगाई ये दो डॉट। इसका मतलब होता है सच दैट। इसकी जगह हम ऐसे लंबी लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दो बिंदी लगाई जिसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब कि x यह है, x यह है, क्या है कि x का जो भी मान है, x का जो भी मान है वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x सच दैट कि x जो भी है वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर। यहां पर हमने अवयव लिखे थे और यहां पर हमने उसका क्या लिख दिया, गुण। तो ये हमारे पास हो गया समुच्चय निर्माण रूप। लिखना कैसे है कि यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने माना x, फिर सच दैट का निशान लगाया और फिर x क्या है वो हमने यहां पर लिख दिया कि ऊपर जो भी अवयव है उसका गुण हमने यहां पर लिखा। तो जब हम मंझले ब्रैकेट के अंदर गुण लिखते हैं तो वो अपने रूप हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप, और जब पूरे के पूरे अवयव लिखते हैं तो वो हो जाता है अपने पास रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब ध्यान रखना कि जो ए अवयव है, जो ए है, ए का सदस्य है, जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए है वो क्या है, कैपिटल ए का सदस्य। जो स्मॉल ए है वो किसका सदस्य है, कैपिटल ए का। तो इसको क्या लिखेंगे, जब सदस्य है, सदस्य है मतलब जो छोटा ए है वो बड़े ए से संबंध रखता है। तो संबंध रखता है उसके लिए हम एक निशान का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और इसके लिए हम ये एप्सिलॉन जैसा यूज करते हैं। बिलोंग्स टू मतलब ये वाला निशान, ये ए नहीं है, इसको ऐसे नहीं समझना है, ये इस प्रकार से नहीं है, ये ऐसे है एप्सिलॉन, कि ए का सदस्य है मतलब ए बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, कि ए बिलोंग्स टू ए मतलब छोटा ए है वो कैपिटल ए का सदस्य है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए, फिर आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए और यू बिलोंग्स टू ए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब बिलोंग्स नहीं करता है
तो फिर उसको काट देना है, एक लाइन के द्वारा उसको काट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा P बिलोंग्स टू A, क्या ये सही है? नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये हो जाएगा अपने पास डज नॉट बिलोंग टू। तो अपने मुख्य रूप से सेट के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है कि उसको दर्शाते किससे हैं, कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, अंदर अवयव किस प्रकार से लिखते हैं, अवयव का गुण किस प्रकार से लिखते हैं, उसके जो अवयव है उसका समुच्चय के साथ में अगर संबंध बताना है तो वो कैसे बताते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समुच्चय के बारे में ध्यान रखनी है। तो समुच्चय क्या हो गया? अपने पास एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया, जिसको दर्शाने के लिए दो विधियां काम में लेते हैं, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप केवल अवयव लिखने हैं, समुच्चय निर्माण रूप मतलब जो अवयव है उनका गुण क्या है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब जैसे हमको सेट लिखते हैं, ये मेरे पास समुच्चय लिखा हुआ है। ये कौन सा रूप दिया गया? पहली बात तो ये कि ब्रैकेट है उसके अंदर सीधे अवयव लिखे हैं, मतलब ये रोस्टर रूप लिखा हुआ है। अब रोस्टर रूप लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखने हैं? अंदर अवयव लिखने हैं। जो मेन अपने प्रॉब्लम आती है वो आती है अपने समुच्चय निर्माण रूप को लिखने में। तो अगर रोस्टर को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो भी मान है वो x के हैं पहले तो x सच दैट x, ये x है क्या? अब वो लिखना है। x क्या है अपने पास? 6 से बराबर या 6 से कम, मतलब ये कह सकते हैं 7 से कम। तो 7 से कम क्या है? 0 से स्टार्ट हो रही है और 6 पर खत्म हो रही है, मतलब 7 से कम पूर्ण संख्या है। अगर 1 से स्टार्ट होती तो हम 7 से कम प्राकृत संख्या कहते हैं, और 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या बोलेंगे इसको? 7 से कम पूर्ण संख्या का समुच्चय। मतलब x का जो भी मान है वो क्या आएगा? 7 से कम पूर्ण संख्या। x सच दैट x क्या है? 7 से कम पूर्ण संख्या। तो ये तो हो गया अपने पास रोस्टर रूप, और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और कुछ अगर लिखना है तो ये तो हमने अभी तक भाषा के रूप में लिखा है, चाहे तो इसको गणित रूप में इससे छोटा भी लिख सकते हैं। अगर इससे छोटा लिखने जाए तो इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी अपने पास। तो लिखेंगे x बिलोंग टू w, x बिलोंग टू w की x का संबंध किससे है? होल नंबर से है, पूर्ण संख्या से है, जहां पर x का जो मान है, x का जो मान है वो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, और 7 से छोटा है। 7 से छोटा है, 7 से छोटा मतलब 6 है। मतलब x का जो मान है वो जीरो या से बराबर लेना है या जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5, अब कहा है 7 से छोटा, मतलब 7 को शामिल नहीं करना है। देखना यहाँ पर नीचे डैश का निशान नहीं है, इसका मतलब 7 को शामिल नहीं करना है। तो 7 से छोटा क्या हो जाएगा? 6। तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग टू w, मतलब x का संबंध है वो पूर्ण संख्या से है, जहाँ पर x का मान 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर लेना है, और 7 से छोटा लेना है। तो यहाँ से अगर हम लिखने जाएंगे मान तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6। तो ये भी अपने पास समुच्चय निर्माण रूप ही कहलाता है। दोनों समुच्चय निर्माण रूप ही है, ये भी समुच्चय निर्माण रूप है, ये भी समुच्चय निर्माण रूप है। इसको हमने भाषा के रूप में लिखा है और इसको गणितीय रूप में लिखा है। एक और सेट है मेरे पास, जैसे
रोस्टर रूप लिखा हुआ है, इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप में बदले तो क्या लिखेंगे, जो भी मान है वो x का ही मानते हैं, तो x सच दैट x क्या है, x क्या है, सम संख्या है, कहाँ तक है, 12 तक सम संख्या है, या फिर 14 से छोटी सम संख्या, क्या लिखेंगे, चौदह से छोटी सम संख्या। ये हो जाएगा अपने पास समुच्चय निर्माण रूप। और इसी को अगर हम गणितीय भाषा के रूप में लिखें, इसको अगर हम गणितीय भाषा के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, b बराबर जो भी मान है वो x का आएगा, तो x सच दैट x बराबर टू एन, x बराबर 2n, कि यहाँ पर n का मान रखे, हम किसका मान रखे, n का मान रखे, और n का जो मान है, n का जो मान है, अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10 और 6 रखेंगे तो 12। मतलब n का मान है वो हमें 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेना है, 6 तक, कि n का मान है, n का जो मान है वो 0 से बढ़ा लेना है, 0 से बढ़ा लेना है, और सात से छोटा लेना है, क्योंकि 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो n का मान 0 से बढ़ा लेंगे और 7 से छोटा लेंगे। अब 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा कहा गया है। और पीछे लिखना भी है कि n क्या है, n बिलोंग्स टू n, मतलब n का संबंध है वो नेचुरल नंबर से है। तो हमने इसको गणितीय भाषा के रूप में कैसे लिखा कि x सच दैट x बराबर 2n, कि x का जो भी मान निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे, 2n से, जहाँ पर n का मान हम 0 से बड़ा ले रहे हैं और 7 से कम ले रहे हैं। मतलब कितना लिखोगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और कहा गया n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n का जो संबंध है वो प्राकृत संख्या से है। तो प्राकृत संख्या क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके अलावा नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 से 7 के बीच में तो दूसरी संख्या भी तो आएगी, परिमेय संख्या भी तो आएगी अपने पास, पॉइंट वाली आएगी, दशमलव वाली आएगी, लेकिन उनको हमें शामिल, पॉइंट, दशमलव, बट्टे वाली जितनी भी संख्या आएगी उनको शामिल नहीं करना है, केवल जो प्राकृत संख्या आएगी 0 से 7 के बीच में उन्हीं को लेना है। तो हमने इसको गणितीय भाषा के रूप में भी लिखा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से बदलते हैं, गुण को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे लिखना आ जाता है। अब हमें कुछ समुच्चय पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला हमें लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या है, नाम से पता चल रहा होगा कि वो समुच्चय कैसा होगा, रिक्त, कैसा होगा, रिक्त। इसका मतलब सीधा है कि कोई अपने पास ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव शामिल न हो, बिना अवयव का समुच्चय, वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। मतलब जो समुच्चय होगा समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा, समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, मतलब रिक्त होगा, अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। तो उसको दर्शाते कैसे हैं, जो मेन हमारा यहाँ से काम है वो यही है कि रिक्त समुच्चय है उसको दर्शाते कैसे हैं। तो रिक्त समुच्चय को केवल ऐसे मंजिला ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, अंदर कुछ भी अवयव नहीं लिखते, ये क्या हो गया अपने पास रिक्त समुच्चय। या फिर इसको एक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, फाई, किसके द्वारा दर्शाते हैं, फाई के द्वारा। अब ध्यान रखना, कभी भी ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखना है, कभी भी मंझले ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखना है। अगर मंझले ब्रैकेट के अंदर फाई लिखते हो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ब्रैकेट के अंदर एक अवयव है और वो अवयव कौन सा है, फाई, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो या तो खाली ब्रैकेट छोड़ देना है या फिर केवल फाई लिखना है, फाई के बाहर भी ब्रैकेट नहीं लगाना। अगर बाय चांस हम ऐसा कर देते हैं
कि ब्रैकेट बनाया उसके अंदर फाई लिखा, तो ये अपने पास रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। जब कुछ नहीं होता तभी तो रिक्त समुच्चय होता है। क्या अब ये रिक्त है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अवयव शामिल है। कौन सा? फाई। तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो कभी भी ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखना है, या तो केवल मंजिला ब्रैकेट खाली छोड़ देना है, या फिर उसके अंदर कुछ भी अवयव नहीं लिखना है और डायरेक्ट क्या लिखना है? फाई। ब्रैकेट वगैरह कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। या तो डायरेक्ट फाई लिखो या फिर बिना अवयव का ब्रैकेट बना दो केवल, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? रिक्त समुच्चय। जब अंदर कोई भी अवयव नहीं होता तो वो समुच्चय कैसा कहलाता है? रिक्त समुच्चय। दर्शाते किससे हैं? मंझले ब्रैकेट से और अकेले फाई से। अगला है परिमित और अपरिमित समुच्चय। कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव है वो निश्चित है। परिमित मतलब उसकी एक लिमिट है। परिमित का मतलब क्या हो गया? उनकी कोई लिमिट है। लिखा हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? जिसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, और इनफाइनाइट जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर कहा गया है परिमित और अपरिमित। तो ये तो है अपने पास फाइनाइट, ये है इनफाइनाइट। अब फाइनाइट की वैल्यू हमको पता होती है कि उसका जो मान है वो किसी हद तक सीमित होगा, उससे ज़्यादा उसका मान नहीं होगा। तो परिमित समुच्चय वो है जिसके अंदर अवयवों की संख्या है वो सीमित होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। जैसे मैंने सेट लिखा, ये मैंने रैंडमली कुछ अक्षर लिखे हैं, कुछ संख्याएं लिखी है, -1, -6, -5, 3 और 2। ये मेरे पास एक समुच्चय है x। इसके अंदर अवयव कितने हैं? 5 है। इनकी संख्या सीमित है कि कितने अवयव है अपने पास? 5। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की हमें पूरी की पूरी जानकारी है, उसके अवयवों की हमें पूरी जानकारी है, तो वो कैसा कहलाता है? परिमित। उनके अवयवों की जो संख्या है वो भी क्या होती है? सीमित होती है, तो वो अपने पास परिमित समुच्चय कहलाता है। जबकि मेरे पास अगर एक दूसरा समुच्चय लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, बस ये चल रहा है, अब कहाँ पर खत्म होगा इसके बारे में हम नहीं जानते। ये क्या है अपने पास? प्राकृत संख्या है। क्या प्राकृत संख्या जहाँ पर खत्म होती है उसकी में जानकारी है? उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आगे चलता रहेगा पता नहीं कहाँ तक। तो ये अपने पास क्या है? अपरिमित समुच्चय। वैसे ही अगर पूर्ण संख्याओं के बारे में भी लिखने जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास? अपरिमित। तो ध्यान रखना है अपने पास जितने भी स्टैंडर्ड सेट थे, जितने भी अपने पास स्टैंडर्ड सेट है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित होती है। जैसे मैंने लिखा A, E, I, O, U, ये तो परिमित है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वॉवेल्स है, तो इनकी संख्या तो 5 होती है, इससे ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो ये अपने पास क्या है? परिमित है। ये अपरिमित है, ये अपरिमित है, ये परिमित है। तो जिसके अवयवों की संख्या सीमित होती है वो परिमित समुच्चय कहलाता है, और जिसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती वो अपरिमित कहलाता है। अगला है उपसमुच्चय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय का मतलब होता है समुच्चय का भाग। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का भाग। मेरे पास जैसे एक समुच्चय लिखा था मैंने, जितने सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से समझना सही रहेगा। जितना सिंपल एग्जाम्पल से समझोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेट अगर समुच्चय लेते हैं तो समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो हमने एक समुच्चय लिया है K बराबर AEIOU, मतलब वही लिया हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब यहाँ पर मैंने दूसरा एक समुच्चय लिखा है AOU। देखना P के अंदर जो भी अवयव है, P के अंदर जो भी अवयव है वो K के अंदर शामिल है। P के अंदर जो भी अवयव है वो किसके अंदर शामिल है? K के अंदर।
मतलब हमने पी को बनाया कहाँ से, के से बनाया है। पी का निर्माण कहाँ से हुआ है, के से। तो जब भी हम किसी से निर्माण करते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ का क्या करते हैं, निर्माण, तो वो जो छोटी चीज़ होती है वो अपने पास क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। ध्यान रखना है कि कभी बड़े से छोटे का निर्माण कर रहे हैं तो छोटा है वो क्या है, बड़े का उपसमुच्चय। लेकिन होना ये चाहिए कि छोटे के सारे अवयव बड़े के अंदर होने चाहिए, कि छोटा है उसके सारे अवयव किसके अंदर होने चाहिए, बड़े के अंदर। तो यह हम कह सकते हैं कि पी के का उपसमुच्चय है। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो P है वो K का क्या है, उपसमुच्चय। तो ध्यान रखना है, उपसमुच्चय होने के लिए एक निशान उपयोग करते हैं इस प्रकार से। C नहीं है, C से थोड़ा लंबा करना है। C नहीं है, इसको उपसमुच्चय का निशान बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P है वो K का उपसमुच्चय है। तो क्या लिखोगे, P सबसेट ऑफ K, कि P है वो किसका उपसमुच्चय है, K का। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस और मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो इधर भी हम यही कह रहे हैं कि K क्या है, बड़ा, P क्या है, छोटा। इसका मतलब P क्या है, K का उपसमुच्चय। अब यहाँ से हम और भी उपसमुच्चय लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं, अकेला A भी लिख सकते हैं, चाहे तो A और E को साथ में भी लिख सकते हैं, चाहे तो AUI इनको भी साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग उपसमुच्चय लिख सकते हैं। तो A भी है वो K का उपसमुच्चय है, A उपसमुच्चय K, B है वो भी K का उपसमुच्चय, C है वो भी उपसमुच्चय है K का। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, उपसमुच्चय। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज और हम पढ़ते हैं, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इसका मतलब कि वो उपसमुच्चय कैसा होगा, उचित। उपसमुच्चय कैसा होगा, उचित। हम जो बात कह रहे हैं वो पूरी की पूरी उसको साबित करता है। हमने कहा था कि किसी बड़े समुच्चय से एक छोटे समुच्चय का निर्माण करना है, जहाँ पर छोटे समुच्चय के सारे अवयव है वो बड़े के अंदर शामिल होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। अगर मैं K से पूरा का पूरा P बना दूं, K से पूरा का पूरा क्या बनाए, P, जिसके अंदर अवयव होंगे AEIOU, मतलब ये खुद का भी तो उपसमुच्चय हो जाएगा। अगर P को मैं क्या बनाऊं, AEIOU, इसका मतलब P के अंदर भी 5 अवयव है और वो के वो अवयव किसके अंदर हैं, K के अंदर भी है। मतलब K पूरा का पूरा P बन सकता है। तो ध्यान रखना है, कोई भी समुच्चय है वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है। कोई समुच्चय है वो खुद का उपसमुच्चय भी होता है, मतलब खुद के जैसा ही दूसरा भी बनाएगा। लेकिन जो उपसमुच्चय की परिभाषा है वो मुख्य रूप से क्या है कि जो भी समुच्चय है उससे हम छोटे समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं। मतलब एक छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा। एक छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा। जब एक छोटा और एक बड़ा, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? जब एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा, तब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तब क्या हो जाएगा कि K और P है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, पूरे पूरे बराबर नहीं है। लेकिन P क्या है, K का उपसमुच्चय है। यहाँ पर यही तो बात लिखी हुई है कि K और P आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या पूरे के पूरे अवयव आपस में बराबर है? नहीं है। मतलब ये बात सही है। और P है वो K का उपसमुच्चय है, P है वो K का उपसमुच्चय है, सही बात है। तब हम क्या कहेंगे कि P है वो K का उचित उपसमुच्चय है। P K का क्या है, उचित उपसमुच्चय। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पूरे के पूरे बराबर भी नहीं आ रहे और P है वो K का उपसमुच्चय भी है। तब कहेंगे कि P है वो K का एकदम उचित उपसमुच्चय है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। और दूसरा होता है अधिसमुच्चय, मतलब ये तो इसका हो गया उचित उपसमुच्चय और ये K क्या हो गया, P का अधिसमुच्चय। मतलब बड़ा है वो तो अधि उपसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है, और जो छोटा है वो है उचित उपसमुच्चय। दो चीजें हैं, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब जो छोटा वाला है वो, और अधिसमुच्चय मतलब बड़ा वाला है। ध्यान कैसे रखना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि
जो कोई समुच्चय होता है वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है, तो ध्यान रखना है दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। उचित उपसमुच्चय कब आएगा? जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे और छोटा वाला बड़े वाले का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। तो छोटा वाला है वो बड़े वाले का क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। और जो बड़ा वाला है वो छोटे का अधिसमुच्चय कहलाता है। अगला है समान समुच्चय। अभी हमने कहा था के और पी बराबर भी हो सकते हैं, के और पी बराबर भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी समुच्चय है वो खुद का भी उपसमुच्चय हो सकता है। अगर हम दो समुच्चय ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, दूसरा मैंने लिखा 4 5 1 3 2। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी समुच्चय है उनके अवयवों को अगर आपस में बदल दे, उनकी जगह आपस में क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो समुच्चय के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, समुच्चय वो का वो रहता है। इनको वापस जमा कर भी लिख सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। हमें देखना है कि इनके अवयव एक जैसे हैं या नहीं है। जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ए और बी के अंदर जो प्रत्येक अवयव है वो एक दूसरे से समान है। इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3, इधर भी 3, इधर 4, इधर भी 4, इधर 5, इधर भी 5। मतलब दोनों के अंदर अवयवों की संख्या समान और अवयव भी बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी। जब एक दूसरे के पूरी की पूरी फोटोकॉपी आ जाए कि ए की फोटोकॉपी क्या है? बी है, तब वो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। तो यहां पर हम कहेंगे ए बराबर बी। समान के लिए तो बराबर का ही निशान लगाते हैं, तो यहां पर भी बराबर का ही निशान लगाना है। ये क्या दर्शाता है कि ए और बी के जो अवयव है वो बिल्कुल हूबहू है, एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी है, तो वो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। ध्यान केवल इतना ही रखना है कि अवयव है वो अगर पूरे एक दूसरे के बराबर हो जाए, पूरे एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर, तो क्या हो जाएंगे? वो समान समुच्चय। तो ध्यान रखना कि एक समुच्चय है उसका उपसमुच्चय में ऐसा बनाया है जो बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो वो आपस में समान समुच्चय भी कहलाता है। अब 1 2 3 4 5 इसका समान समुच्चय 1 2 3 4 5, और इसका एक उपसमुच्चय 1 2 3 4 5 खुद भी होगा। इसका एक समुच्चय उपसमुच्चय है वो खुद भी होता है, और उसका समान समुच्चय बिल्कुल इसके जैसा ही दूसरा समुच्चय। अगला है घात समुच्चय, मतलब पावर सेट। घात समुच्चय मतलब पावर सेट। अब ये हमने एक समुच्चय पढ़ा है और उसके हमने उपसमुच्चय का निर्माण भी किया है। एक समुच्चय पढ़ा और उसके उपसमुच्चय का निर्माण भी किया। जैसे मेरे पास था ये, मेरे पास एक समुच्चय दिया गया है। अगर मुझे इसके उपसमुच्चय बनाने हैं, अगर मैं इसके क्या बना रहा हूं? उपसमुच्चय। इसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे? इसके उपसमुच्चय अपने पास बनेंगे। अब कोई भी समुच्चय उसका चाहे दूसरा उपसमुच्चय बने या ना बने, दो तो जरूर बनते हैं कि एक तो होता है रिक्त समुच्चय और एक समान समुच्चय। किसी भी समुच्चय के दो उपसमुच्चय क्या होते हैं? एक तो होता है रिक्त समुच्चय और एक होता है समान समुच्चय। मतलब एक तो इसके जैसा ही लिखना है और एक बिल्कुल खाली ब्रैकेट या फिर फाई। ये दो तो हमेशा उपसमुच्चय होते ही हैं। तो पहला तो हमने लिखा फाई, दूसरा ए और बी पूरा। अब और क्या क्या हो सकते हैं? और मैंने लिखा ए और लिखा बी, ए बी और फिर ए और बी, और एक हो गया फाइव। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? बी और ए, लेकिन वो तो इनका केवल क्रम बदला है। मैंने कहा क्रम से कोई महत्व नहीं है, तो मतलब इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे वो ये चार ही बनेंगे। फाइव बनेगा, ए और बी बनेगा, ए बनेगा और बी बनेगा। तो इसके उपसमुच्चय कितने बने? चार। अगर हम इन उपसमुच्चयों का समुच्चय बना दें, इन उपसमुच्चय को क्या बनाए? समुच्चय, तो वो अपने पास कहलाता है घात समुच्चय। मतलब इन सभी को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इन सभी को किसके अंदर लिखना है? ब्रैकेट के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा? इसका घात समुच्चय। तो इसका जो घात समुच्चय होगा वो क्या होगा? इसका घात समुच्चय हम लिखेंगे फाइव ए
बी और ए बी, ये कहलाएगा इसका घात समुच्चय। कि कोई भी समुच्चय है उसके जितने उप समुच्चय होते हैं उन सभी का अगर समुच्चय बना दे, उस उप समुच्चय का समुच्चय, वही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। उप समुच्चय का समुच्चय, कोई समुच्चय है उसके अंदर कितने उप समुच्चय बन रहे हैं वो लिख दिए, और फिर उनको अगर एक समुच्चय बनाकर लिखे तो वो अपने पास हो जाता है घात समुच्चय। यहाँ पर एक बात और अपने सामने आती है कि घात समुच्चय की संख्या, कि घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे। तो घात समुच्चय में तो अवयव कहाँ से ले रहे हैं हम, उप समुच्चय से। तो जितने उप समुच्चयों की संख्या होगी उतने क्या हो जाएंगे अपने पास घात समुच्चय। घात समुच्चय में अवयव, उप समुच्चय में अवयव। जितने उप समुच्चय होंगे, जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय के अंदर क्या आ जाएंगे, अवयव आ जाएंगे। तो उप समुच्चय कितने हैं इसके, 4 है। तो देख निकला घात समुच्चय है उसके अंदर अवयव भी कितने लिख दिए हमने, 4। तो कोई भी घात समुच्चय है अगर उसके अंदर अवयव पूछे गए हैं तो हमें क्या निकालना है, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर m, 2 की पावर m, जहाँ पर m क्या है, मेंबर। m क्या है, मेंबर। हम इसको m को मेंबर बोल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर n लिखो, k लिखो, जो आपकी इच्छा। लेकिन हमने क्या लिखा, m, और m को हमने याद रखने के लिए लिखा कि मेंबर। मेंबर मतलब अवयव। तो ये m कौन से हैं, जो भी अपने पास समुच्चय है उसके अंदर मेंबर कितने हैं। तो कितने हैं, 2। तो 2 की घात 2, तो कितने हो जाएंगे, 4। देख लेना 1 2 3 4, कितने उप समुच्चय की संख्या है, 4। मतलब घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, 4। तो अगर उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है या फिर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2 की पावर m। अगर मेरे पास z बराबर 1 2 3, मैं कहता हूं इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, मतलब 2 4 8, मतलब इसके जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे, 8। जब उप समुच्चय 8 है तो उसके घात समुच्चय में अवयव भी कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि उन्हीं उप समुच्चयों की सहायता से हम क्या बनाते हैं, घात समुच्चय। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना है कि घात समुच्चय क्या होता है, कोई समुच्चय उसके जितने उप समुच्चय उनका समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। तो समुच्चय के उप समुच्चय निकालने हैं और उन उप समुच्चयों का क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है, तब जाके अपने पास क्या आता है, घात समुच्चय। अब घात समुच्चय में अवयव कहे या फिर उप समुच्चयों की संख्या कहे, दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूला 2 की पावर m, ये हमें याद रखना है। इसके लिए भी लिख देते, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगला है सार्वत्रिक सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उसके रिलेटेड जो भी समुच्चय उनको शामिल किया जाए, उनसे रिलेटेड जो भी समुच्चय हैं उनको शामिल किया जाए। जैसे मेरे पास एक समुच्चय लिखा मैंने 1 2 3, एक दूसरा लिखा 4 5 6, एक लिखा 7, एक लिखा 8 9 10। ये सारे मेरे पास क्या है, समुच्चय है। इन सभी के लिए मैंने लिखा u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि इसी यूनिवर्सल सेट से ए का निर्माण हुआ है,
इसी से ही बी का निर्माण हुआ है, और इसी से ही सी का निर्माण हुआ है, और इसी से ही डी का निर्माण हुआ है। तो ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, बी के लिए यूनिवर्सल सेट है, सी के लिए यूनिवर्सल सेट है, और डी के लिए भी यूनिवर्सल सेट है। तो ये कहलाता है अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय कि ए बी सी डी इनका निर्माण कहाँ से हुआ, तो इनका निर्माण हुआ है इस समुच्चय से। तो ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। किसके लिए? इन चारों के लिए। इन चारों के लिए ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। अब जैसे हम कोई भी एक से लेकर प्लस वाली संख्या लिखें, एक से लेकर जितनी भी प्लस वाली हम क्या लिखते हैं? संख्या। तो उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। क्योंकि एक से लेकर जो भी प्लस वाली संख्या लिखोगे वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं में से ही लोगे, तो उन सभी के लिए जो n है, कैपिटल N नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। अगर जीरो से स्टार्ट करते हो और सारी प्लस वाली संख्याएं लिखते हैं तो उसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। सारी माइनस की और सारी प्लस की संख्या लिखते हो तो वहाँ पर अपने पास जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो होगा Z, मतलब पूर्णांक। अगर परिमेय संख्या सारी लिखते हो तो अपने पास जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा? Q। और अगर हम सारी प्लस माइनस परिमेय सारी संख्या अगर शामिल करें, परिमेय अपरिमेय सारी अगर संख्या शामिल करें तो अपने पास जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। मतलब अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड सेट पढ़े थे उसके अंदर से सबसे बड़ा अगर हम कहें कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अपने लिए रियल नंबर। क्या हो जाएगा अपने पास? रियल नंबर। तो ध्यान रखना, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि जिससे छोटे छोटे उप समुच्चय बनते हैं। तो जो छोटे छोटे उप समुच्चय हैं उनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहलाएगा? ये। इसके लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए भी ये, क्योंकि इन सभी का निर्माण किससे हुआ है? U से हुआ है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा।